पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद मैं डर के मारे नंगे पैर कमरे से बाहर भागा, जैसे उस आवाज को पीछे छोड़ दूंगा। सीढ़ियों पर ही मेरी टक्कर श्रेया से हो गई। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। श्रेया, मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्या बोल रहा है तू? अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तू बहरी है क्या? मैं कह रहा हूँ कोई मेरे सिर के अंदर है। वो चिढ़ गई। मैंने इतनी देर तक तुझे समझाया, फिक्र जताई, और तू मुझे बहरी कह रहा है? अरे नहीं, सच में कोई आवाज नहीं आई क्या? मैं गुस्से और डर के बीच झूल रहा था। तभी वो आवाज फिर आई। होस्ट, घबराओ मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं सिस्टम हूँ, और तुम मेरे बारे में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो बातें दूसरों को सुनाई ही नहीं देंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी। हम बाथरूम में अकेले बात कर सकते हैं। ओह, तो ये बात है। श्रेया बाहरी नहीं थी, बल्कि मेरी बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। मेरी जान में जान आई। 0137, ये कैसा नाम है? जैसे मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हो, मैंने मन में ही सोचा। तभी मेरे दिमाग में एक इमोजी चमका। भाई साहब, ये सिस्टम तो इमोजी भी भेजता है। मैं हैरानी में कुछ बोलने ही वाला था कि श्रेया ने मुझे हिलाया। चियाओ चेन, कहाँ खो गया? कल याददाश्त गई, फिर आवाजें आई, और अब हवा में देख रहा है। तेरी हालत खराब है, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने उसे संभाला। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी था। चल नाश्ता करते हैं, भूख लगी है। नाश्ते के बाद वो ऑफिस चली गई और उसने मिली डॉक्टर को घर भेज दिया। डॉक्टर मेरा चेकअप कर ही रहा था कि एक अधेड़ उम्र का आदमी रोता हुआ अंदर भागा आया। दामाद जी, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। बिटिया से कहिए कि मुझे इन नौकरी से न निकाले। अब मेरी बात सुनो भाई, मेरा दिमाग अभी 19-20 साल वाले लड़के का है। मैंने आज तक कभी किसी बड़े बुजुर्ग को अपने पैरों में गिरते नहीं देखा था, तो मैं तो एकदम सक्का गया। मैंने झटपट उन्हें उठाया और कहा, अरे अरे, आप पहले खड़े हो जाइए, जो भी बात है आराम से बताइए। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। दामाद जी, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, 2 बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इधर बॉडीगार्ड्स ने पल पल की खबर श्रेया को दे दी। श्रेया का पारा चढ़ गया। कल ही तो मेरा नया नंबर आया था और आज ही उस युवान को भनक लग गई। इसका मतलब साफ था कि घर में ही कोई विभीषण बैठा है जो खबरें लीक कर रहा है। वो युवान भी कम नहीं थी। एक तरफ बिजनेस पर नजर रखे हुए थी और दूसरी तरफ मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचाने की फिराक में थी। श्रेया ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। जब मुझे पता चला कि उस आदमी ने क्या किया है, तो मेरी रही सही हमदर्दी भी हवा हो गई। भाई, जो इंसान पैसों के लिए अपनों की जासूसी करे और एक साथ कई नावों पर पैर रखे, उसे अपने पास रखना मतलब गले में सांप पालना है। मैंने साफ कह दिया, देखो अंकल, जो आज श्रेया को धोखा दे सकता है, वो कल किसी और को भी बेचेगा। आज तुम सिर्फ खबरें बाहर भेज रहे हो, कल को तुम किसी की जान भी ले सकते हो। श्रेया परिवार को तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत नहीं है। मैंने आगे कहा, तुम्हारी सैलरी का पूरा हिसाब मार्केट रेट के हिसाब से कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने ज्यादा तमाशा किया तो मैं कंपनी के नियमों को तोड़ने के जुर्म में तुम पर केस कर दूंगा। बॉडीगार्ड्स ने मेरी एक एक बात श्रेया तक पहुंचा दी। उसकी वो जो बर्फ जैसी ठंडी शक्ल थी, वो थोड़ी नरम पड़ने लगी। डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शरीर में थोड़ी कमजोरी है। श्रेया आज बहुत खुश थी। उसे लगा कि काश ये याददाश्त जाने वाला नाटक चियाओ चेन थोड़ा लंबा खींचे। उसने तय कर लिया कि इस बार वो मुझे अपने से दूर नहीं होने देगी। मैं कमरे में आया, लेट गया और अपने दिमाग वाले उस सिस्टम से गप्पे लड़ाने लगा। मैंने कहा, ओए 0137, ये नाम थोड़ा बदल ले यार, ऐसा लगता है जैसे कोई जोमेटो वाला बाहर खड़ा है। सिस्टम बोला, जी हुजूर, आप जो कहें। आप मुझे किस नाम से पुकारना चाहेंगे? मैंने कहा, अरे ये जी हुजूर और आप बंद कर, मैं अभी जवान हूँ, थोड़ा ढंग से बात कर, एकदम रोबोट जैसा ठंडा मत बन। उसने तुरंत अपनी टोन बदली। ठीक है पार्टनर, एकदम झक्कास और दोस्ताना अंदाज चलेगा, बस बता देना बोर तो नहीं हो रहे। मैंने पूछा, चल अब ये बता, तू कर क्या सकता है? वो बोला, देख भाई, मैं हीरो डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा काम है तुझे बचाना। आसान शब्दों में कहूँ तो तेरी नैया पार लगाना। मैंने हंसकर पूछा, मुझे किससे बचाना है? इस श्रेया की कैद से या उस युवान के धोखे से? सिस्टम ने गंभीर होकर कहा, देख दोस्त, एक बात तुझे बता दूं, थोड़ा दिल थाम के बैठना। ये दुनिया असल में एक कहानी है, एक नॉवेल। मैंने कहा, ये तो मुझे पता है। सिस्टम सक्का गया। तुझे कैसे पता? मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। क्या किसी और ने बता दिया और तूने मान भी लिया? मैंने जवाब दिया, अरे भाई, मुझे हवा में कमेंट्स दिखते हैं, क्या ये तेरे सिस्टम का कोई डिफेक्ट है? सिस्टम ने माथा पीट लिया। धत तेरी की, कल मीटिंग में गया था तो गलती से वो कमेंट वाला फीचर ऑन रह गया होगा। तो क्या तूने सब जान लिया है? मैंने कहा, खाक जाना है, वो लोग तो बस आपस में लड़ते रहते हैं। बस इतना पता चला है कि मैं इस कहानी का प्यार में अंधा हीरो हूँ। श्रेया विलेन है और वो युवान एक नंबर की चालू औरत है। सिस्टम ने हौसला बढ़ाया, अरे खुद को ऐसा मत बोल, हीरो को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये दुनिया तेरे इर्द गिर्द घूमती है। मैंने चिढ़कर कहा, खाक सेंटर हूँ मैं, सारा पैसा, पावर और फायदा उस युवान के पास जा रहा है और मैं यहाँ इतना सूख गया हूँ
कि मेरी हड्डियां चुभती है। सिस्टम ने समझाया, देख भाई, ये बहुत पुरानी कहानी है। पहले ऐसी कहानियां चलती थी जहां हीरो हीरोइन को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, पर अब वो जमाना गया। पिछली बार तो इस शेया ने पागल होकर उस युवान को ही निपटा दिया था और फिर तेरे गम में खुद भी जान दे दी थी। सब मर गए थे, इसलिए ये दुनिया फिर से शुरू हुई है। पर इस बार शेया कुछ अलग ही कर रही है। क्या मैं मर गया था? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अबे मैं हीरो हूँ या कोई बलि का बकरा? मरने से पहले उस युवान को तो साथ ले जाता। सिस्टम चिल्लाया, कंट्रोल उदय कंट्रोल, मैं यहाँ तुझे एक हैप्पी एंडिंग दिलाने आया हूँ। मैंने कहा, देख भाई, अगर तू मुझे फिर से उस युवान के साथ सेट करने की सोच रहा है तो इससे अच्छा मैं उसे अभी जाके ठोक दूं। ऐसी औरत के साथ पूरी जिंदगी कौन बिताएगा? सिस्टम बोला, शांत हो जा भाई, अब पुराने नियम नहीं चलते। तू खुद अपनी कहानी लिख सकता है। तू चाहे तो विलेन बीवी को हीरोइन बना ले या फिर अकेला ही किंग बनकर राज कर। मुझे ये बात पसंद आई। चल ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अंत एकदम खुशहाल और फैमिली वाला हो। तो आज से तेरा नाम टिल्लू या गोलू नहीं, मिलन रखते हैं। चल मिलन ठीक है। सिस्टम बोला, डन, हमारा टारगेट है खुशहाली। अब वो कमेंट्स वाला झमेला मैं बंद कर रहा हूँ। जब मन करे बाथरूम में जाके देख लेना। जैसे जैसे तू कहानी में आगे बढ़ेगा तुझे इनाम मिलेंगे। बम्पर प्राइज है, बुढ़ापे तक का साथ। मैंने पूछा, लेकिन मैं तो कल तक कॉलेज में था, फिर ये 6 साल कहाँ गए? मिलन थोड़ा हकलाया, वो असल में, जरा मेरी बात सुन। जब कहानी शुरू हुई तो मैं तुझे मेन सर्वर से कनेक्ट करने ले गया था, पर वहाँ का नेटवर्क इतना स्लो था कि मुझे अपडेट होने में टाइम लग गया। वहाँ का एक दिन यहाँ का 1 साल होता है। मुझे तुझे 6 साल पहले छोड़ना था, पर सर्वर डाउन होने की वजह से मैं तुझे इस हाल में छोड़ पाया। मुझे पता है तेरा काफी नुकसान हुआ है। मैंने सिर पकड़ लिया, मतलब तू भी अनाड़ी है? तूने अपडेट में क्या घंटा उखाड़ा? वो बोला, भाई मैं भी अभी अभी सिस्टम कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। तू मेरा पहला क्लाइंट है। मेरा भरोसा डगमगा गया। क्या तू नया है? मतलब मेरी नैया तू ही डुबाएगा? वो बोला, अरे भरोसा रख, तुझे हैप्पी एंडिंग दिलाकर ही रहूंगा। मैंने फिर पूछा, ये जो बीच के 6 साल गायब हुए, इसमें मैं यहाँ था या नहीं? उसने कहा, तू था, शरीर तेरा ही था, पर वो ऑटो पायलट मोड पर था। कहानी जैसे लिखी थी वैसे ही चल रही थी। मैंने गुस्से में कहा, अरे तो जब वो ऑटो पायलट पर था तो फिर मैं क्या करूं? वो जो बेवकूफियां उस चियाओ चेन ने की, वो मेरी फितरत ही नहीं है। वो तो किसी कठपुतली जैसा था जो दूसरों के इशारों पर नाच रहा था। मैं कभी इतना बड़ा गधा नहीं बन सकता। वो मैं था ही नहीं। टिल्लू ने मुझे समझाया कि भाई, जो उस पुराने घिसे पिटे नाटक में फंसा था वो असल में तू था ही नहीं। जब तक तू अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जीता तब तक तू असली चियाओ चेन बन ही नहीं सकता। मैंने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन बीते हुए 6 सालों को अपना कभी नहीं मानूंगा। वो सब एकदम बकवास और दिमाग का दही करने वाला किस्सा था। मैंने पूछा, चल ये बता, तेरे पास कोई सुपर पावर है क्या? टिल्लू बोला, हाँ भाई, मैं वक्त को पीछे ले जा सकता हूँ, पर सिर्फ 3 बार। मैंने फौरन कहा, तो फिर देर किस बात की? मुझे अभी के अभी 6 साल पीछे पहुँचा दे, वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। टिल्लू थोड़ा झेम गया, अरे पार्टनर, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करता है, सालों पीछे नहीं ले जा सकता। मैंने लंबी सांस ली। चल ठीक है, इस शक्ति को बुढ़ापे के लिए बचा कर रखते हैं। अच्छा ये बता, इनाम में क्या मिलेगा? तूने कहा था न कि ये मेन मिशन है। उसने बताया, इनाम में ब्लाइंड बॉक्स मिलेंगे, उनमें क्या निकलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। और हाँ, रास्ते में तुझे कुछ छोटे मोटे साइड मिशन भी मिलेंगे। तेरी मर्जी है उन्हें पूरा करना या नहीं। मुझे लगा चलो बोरियत तो कम होगी। इधर शेया ने वो बड़ा टेंडर जीतकर मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया था। अब शे ग्रुप सबसे आगे निकल चुका था। उधर दूसरी तरफ युवान को जब हार की खबर मिली तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया। वो रात भर अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर अकेले बैठी रही। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो हार वाला ईमेल उसकी आंखों में चुभ रहा था। गुस्से में उसने ऑफिस का सारा सामान तहस नहस कर दिया। हालत ये थी कि 3 महीने पहले उसने अपने मंगेतर की फैमिली से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए एक खतरनाक एग्रीमेंट साइन किया था। अगर प्रोजेक्ट जीतती तो 15% शेयर देती, पर हारने पर उसे भारी ब्याज के साथ पैसे लौटाने थे और अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखने थे। उसके पिता, जो सिर्फ काम और कामयाबी को पहचानते थे, अब उसे दरकिनार करने वाले थे। युवान की गद्दी पूरी तरह हिल चुकी थी। अगले दिन उसने हार नहीं मानी और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश शुरू की। पर उधर शेया इतनी बिजी हो गई थी कि उसके पास सिर खुजलाने का वक्त नहीं था। फिर भी वो हर घंटे बॉडीगार्ड से मेरी खबर लेती रहती थी। एक दिन उसे टेंशन हो गई। 3 घंटे से मैं कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसे लगा, बच्चा अगर चुपचाप बैठा है तो समझो कोई बड़ा कांड होने वाला है। उसने बॉडीगार्ड भेजा। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खटखटाया। साहब, आप अंदर हैं? मैंने अंदर से चिल्लाकर कहा, अरे गेम खेल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? खबर शेया तक पहुंची, तब जाकर उसकी जान में जान आई। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। वो ऑफिस में बिजी और मैं घर में गेम खेलने में मस्त। मेरा बाहर जाने का मन करता, पर वो हर बार मना कर देती। रात को हम वही जंजीर बांधकर बिस्तर के 2 कोनों पर पड़े रहते। बस एक ही पंगा था, मुझे जल्दी वजन बढ़ाना था, तो मैं रात को सोने से पहले खूब दबा के खाता पीता था। अब रात को टॉयलेट जाने के लिए मुझे उसे जगाना पड़ता था। बेचारी की नींद का कबाड़ा हो गया। ऑफिस में बातें उड़ने लगी
कि मैंने अपनी बॉस बीवी की हालत खराब कर दी है। उधर युआन को लगा कि मैंने ही श्रेया को रोककर उसकी मदद करने की कोशिश की थी, पर मेरे बंदे निकम्मे निकले। उसे लगा मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, बस थोड़ा नखरे दिखा रहा हूँ। उसने मेरे पुराने नंबर पर मैसेज भेजे ताकि बाद में मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। मुझे इस दुनिया में आए आधा महीना हो गया था। अब वो रईसी वाली बोरियत मुझे खाए जा रही थी। दिन भर बस बेड पर पड़े पड़े रील स्क्रॉल करना। मेरी उंगलियों के जोड़ तक दर्द करने लगे थे। मैंने सिस्टम को आवाज लगाई, ओए टिल्लू, कोई मिशन विशन दे यार, घर में पड़े पड़े मैं पागल हो जाऊंगा। टिल्लू बोला, पार्टनर क्या ख्याल है, चुपके से भाग चले। मैंने कहा, अरे पागल है क्या, भागा तो फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाएगी। मैं भागूंगा, वो युआन मुझे चोट पहुंचाएगी, फिर श्रेया मुझे पकड़ लाएगी। अभी मेरा शरीर इतना कमजोर है कि आधा रास्ता भागते ही मेरी टिकट कट जाएगी। टिल्लू ने आइडिया दिया, बात तो सही है, एक काम कर, पहले अपनी सेहत बना। अगर तूने अपना वजन नॉर्मल कर लिया तो समझ तेरा पहला मिशन पूरा हो गया। खुशी की पहली सीढ़ी सेहत ही है। मैंने पूछा, सेहत का पैमाना क्या है? उसने कहा, तेरी लंबाई 6 फीट 2 इंच है, वजन कम से कम 70 से 75 किलो तो होना चाहिए। अभी तो तू हड्डियों का ढांचा लग रहा है। मैंने ठान लिया, ठीक है, आज से मैं और ज्यादा खाऊंगा। मैं दौड़कर नीचे गया और वांग माँ से बोला, वांग माँ, आज से मुझे वो खिलाओ जिससे जल्दी वजन बढ़े, एकदम तगड़ा वाला खाना बनाना। वांग माँ खुश हो गई, अरे दामाद जी, आप चिंता मत करो, ऐसा खिलाऊंगी कि आप पहलवान बन जाओगे। रात के डिनर की मेज सजी थी। श्रेया जब खाना खाने बैठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेज पर भुने हुए ऑयस्टर्स, अध पका स्टेक, मछली, लहसुन प्याज वाला तड़का और जबरदस्त देसी नुस्खे वाला सूप रखा था। साथ में केसर बादाम वाला दूध भी था। ये सारा खाना एकदम एनर्जी वाला और खास किस्म का था। वांग माँ ने धीरे से कहा, बिटिया, दामाद जी ने खुद ऑर्डर दिया था कि उन्हें अपनी ताकत और सेहत बढ़ानी है। दामाद जी बहुत समझदार हो गए हैं। श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुझे देखा, मैं बिना किसी शर्म के सी फूड चटका रहा था और दूसरे हाथ से मांस के टुकड़े मुंह में ठूंस रहा था। श्रेया ने एक लंबी सांस ली और वांग माँ को भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ मेरे चबाने की आवाजें आ रही थी। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने मुंह भरकर जवाब दिया, उम्दा। वांग माँ के हाथ में जादू है, सूप तो कतई जहर है। मैंने एक जोरदार डकार ली। श्रेया मुझे देख रही थी, पर मेरी आंखों में सिर्फ खाने के लिए प्यार था। उसके लिए कोई रोमांटिक इरादा नहीं था। उसे लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। उसने भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाई और सूप पीने लगी। उसे भी समझ आ गया था कि अब वजन बढ़ाने वाला मिशन पूरी शिद्दत से चालू हो चुका है। मेरे खाने की रफ्तार और जोश देखकर श्रेया की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि कहीं मैं अपनी ही सेहत का दुश्मन न बन जाऊं, तो उसने दबे शब्दों में मुझे टोकने की कोशिश की, पर मैं कहाँ रुकने वाला था। मेरे दिमाग में तो बस एक ही हिसाब चल रहा था कि इस एक मील से मेरा वजन कितने ग्राम बढ़ेगा। मैंने प्लेट से एक और निवाला उठाया और मजे से चबाने लगा। मुझे खुश देखकर श्रेया ने भी आज थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। रात गहरी हुई तो हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे। हमारे बीच महज 1.5 मीटर का फासला था, पर आज श्रेया के शरीर का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ लग रहा था। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी यादें उसे उन दिनों में ले गई जब हम 20 साल के थे। वो कॉलेज के दिन, वो पुरानी नोकझोंक जो एहसास बरसों पहले सूख कर मर चुके थे। मेरी इस याददाश्त खोई हुई हालत ने उनमें फिर से जान फूंक दी थी। उसका दिल आज फिर से धड़क रहा था, पर मुझे क्या पता कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। शुरुआत में तो मुझे उसके साथ एक कमरे में सोने से बड़ी चिढ़ होती थी, पर इन 15 दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि श्रेया का मकसद मुझे कैद करना नहीं, बल्कि उस जहरीली युवान से बचाना है। उसके अलावा उसके मन में और कोई खोट नहीं था। हफ्ता भर बीतते बीतते मेरे डबल डोज वाले खाने का असर दिखने लगा। मेरी सूखी हुई बाजू और टांगों पर अब मांस चढ़ने लगा था। एक सुबह जब मैंने चोरी छिपे वजन करने वाली मशीन पर पैर रखा तो मेरा चेहरा खिल उठा। पर उधर श्रेया के लिए रातें अब इम्तिहान जैसी होने लगी थी। वो अक्सर आधी रात को जाग जाती और मंद रोशनी में मुझे सोते हुए देखती रहती। मैं तो बेफिक्र सोता रहता, पर उसे देखकर उसकी सारी बेचैनी एक ठंडी आह में बदल जाती। वो बेचारी न मुझे जगा सकती थी, न खुद को समझा सकती थी। एक रात तो हद ही हो गई। गर्मी और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि श्रेया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने धीरे से चादर हटाई, चाबी से अपनी कलाई की जंजीर खोली और बाथरूम की तरफ ऐसे भागी जैसे कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उसे बस उन अजीब ख्यालों से पीछा छुड़ाना था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि रात को क्या ड्रामा हुआ है। मैं तो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंच गया। नाश्ता करते वक्त मैंने बात छेड़ी, सुन श्रेया, घर पर बैठे बैठे मेरा दिमाग सड़ गया है। मुझे बाहर जाना है और कोई काम धंधा करना है। मैं ऐसे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता यार। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी। उसे याद आया कि चियाओ चेन पहले भी ऐसा ही था। जब चिढ़ता था तो खुद को भी नहीं बख्शता था। मैंने आगे कहा, मुझे पता है तू मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहती, पर घर में पड़े पड़े मुझे फफूंद लग जाएगी। मैं वो वाला चियाओ चेन नहीं हूँ जो एक औरत के पीछे मरता फिरे। मैं 20 साल वाला जोश से भरा लड़का हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, धूप देखनी है
काम सीखना है। मुझे पालतू कुत्ते की तरह घर में बंद मत रख, मुझे इंसान महसूस करना है। तभी दिमाग में टिल्लू चहका, शाबाश पार्टनर, यही तो असली तू है। देख कमेंट्स में लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने भी ठान लिया था कि अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। श्रेया ने मेरी आंखों में वो पुरानी चमक देखी और पिघल गई। उसने कहा, ठीक है, तू मेरा असिस्टेंट बनेगा, दिन के 24 घंटे मेरे साथ रहेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टिल्लू ने मुझे याद दिलाया कि पिछले जन्म में श्रेया ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी थी, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की मुझसे प्यार कर सकती है। हम तो आज भी नाश्ते की मेज पर बात बात पर भिड़ जाते थे। हमारे पहले 20 साल भी ऐसे ही निकले थे, लड़ना, झगड़ना और फिर 2 मिनट में सुलह कर लेना। मैंने सोचा, क्या श्रेया और युवान दोनों का दिमाग हिला हुआ है? क्या लोगों को सच में किसी के मरने के बाद ही उसकी कद्र समझ आती है? खैर, मैंने कंधे उचकाए और बोला, चल ठीक है मैडम, असिस्टेंट ही सही, कम से कम घर की चारदीवारी से तो बाहर निकलूंगा। काली रंग की वो चमचमाती कार जब शे ग्रुप के हेड ऑफिस के सामने रुकी तो वहाँ से गुजर रहे हर कर्मचारी की चाल जैसे धीमी पड़ गई। कार का दरवाजा खुला और बाहर निकली सबकी बॉस, यानी हमारी सख्त और ठंडी मिजाज वाली श्रेया। लेकिन आज सबका ध्यान उन पर नहीं, बल्कि उनके बगल में खड़े मुझ पर अटक गया था। श्रेया ने किसी की परवाह नहीं की और मेरा हाथ पकड़कर सीधे अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पीछे कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। जो थोड़े निडर थे उन्होंने तुरंत फोन निकाला और ऑफिस के गॉसिप ग्रुप में खबरें उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये क्या सीन है? जू सेक्रेटरी शे मैडम तो आज किसी हीरो जैसे लड़के को साथ लेकर आई है। ये चियाओ चेन है क्या? वही चियाओ चेन जो हमेशा शे मैडम को नीचा दिखाता था और युवान के पीछे पागल रहता था। श्रेया मैडम उसे ऑफिस ले आई, श्रेया आगे आगे और मैं उनके पीछे। ऑफिस के कर्मचारी एकदम सावधान होकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। श्रेया ने आवाज दी, मेरे केबिन में आओ। जी शे मैडम। जो सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया और पीछे पीछे आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सुबह की राम राम, क्या हुक्म है? इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, मैं बड़े उत्साह के साथ बोला, अरे जू, जरा मेरे बैठने का जुगाड़ कर दो, आज से मैं भी यही काम करूंगा। जू सेक्रेटरी को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसे लगा शायद उसके कान बज रहे हैं। ये वही दामाद है जो कंपनी के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करता था और आज कह रहा है कि काम करेगा। ये तो किसी डरावने सपने जैसा था। उसने श्रेया की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है। श्रेया ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मेरे केबिन में ही एक एक्स्ट्रा टेबल लगा दो, अभी इसे छोटे मोटे काम सिखाओ। मैंने तुरंत टोका, नहीं, मैं केबिन के अंदर नहीं बैठूंगा, मैं बाहर सबके साथ बैठूंगा। श्रेया ने सख्त लहजे में कहा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। अभी मेरी डिमांड रिजेक्ट हो गई, पर मुझे पहले से ही अंदाजा था। ये श्रेया ना पूरी तानाशाह है। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर तुमने काम के बहाने भागने की कोशिश की तो याद रखना, फिर कभी घर से बाहर कदम नहीं रख पाओगे। जैसे ही मैं केबिन से बाहर निकला, मेरी नजर उन दर्जनों आंखों से टकराई जो गॉसिप के इंतजार में थी। माहौल थोड़ा अजीब और भारी हो गया था, पर मैं तो अलग ही मिट्टी का बना था। मैंने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी और उनके पास जाकर बोला, नमस्ते दोस्तों। सब सक्का गए, नमस्ते नमस्ते, तो आज से हम साथ काम करेंगे। मैंने विनम्रता से कहा, मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप लोग बस थोड़ा ख्याल रख लेना मेरा। सारे कर्मचारी थोड़े रिलैक्स हुए, उन्हें लगा कि बंदा तो बड़ा कूल है। तभी एक कर्मचारी ने दबे पाव पूछा, अरे भाई, बुरा न माने तो एक बात पूछे, आपका और शे मैडम का रिश्ता क्या है? मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अरे हम तो बचपन के दोस्त और पुराने क्लासमेट हैं। सबने लंबी सांस ली। अच्छा, तो ये बचपन का प्यार, मेरा मतलब दोस्ती है। तभी जू सेक्रेटरी सामान लेकर आई और उसने सबके सामने मुझे सर कहकर पुकारा। जैसे ही उसने दामाद जी कहा, पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। सबको समझ आ गया कि ये वही चियाओ चेन है जिसकी शे मैडम से बिल्कुल नहीं पड़ती थी। उधर केबिन के अंदर श्रेया उस वन वे कांच के पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में अजीब सी बेचैनी और कब्जे वाली भावना थी। उसे लग रहा था कि चियाओ चेन अचानक इतना शरीफ और खुशमिजाज कैसे हो गया। कहीं ये उसकी कोई नई चाल तो नहीं, पर उसका मन ये भी कह रहा था कि काश ये सब सच हो। काश चियाओ चेन हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे और मुझसे बहस करता रहे। जू ने मेरा डेस्क सेट कर दिया, नया कंप्यूटर, नई स्टेशनरी, सब चकाचक। मैंने भी सोचा कि चलो अब काम का नाटक शुरू करते हैं। पूरा दोपहर मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, कभी माथा सिकोड़ता तो कभी कीबोर्ड खटखटाता। लोग सोच रहे थे कि मैं बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ, पर असलियत कुछ और ही थी। मैं मन ही मन टिल्लू को पुकार रहा था, अरे टिल्लू भाई, ये रिपोर्ट का क्या चक्कर है? ये नंबर क्या कह रहे हैं? ये फाइल का फॉर्मेट कैसे ठीक होगा? स्कूल में तो ये सब सिखाया नहीं। मैंने पहले तो गूगल किया, फिर जहाँ फंसा वहाँ टिल्लू से चुपके से मदद ली। शाम तक गिरते पड़ते मैंने कुछ बेसिक काम निपटा ही लिए। श्रेया ने जब मेरी फाइल देखी तो उसने पेन से गलतियाँ निकालनी शुरू की। यहाँ लॉजिक ठीक नहीं है, ये डेटा गलत है, ये कंपनी के हिसाब से नहीं है। वो बड़ी शांति और प्यार से मुझे समझा रही थी। मैं भी उसके करीब बैठकर ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातों में एक अलग ही ठहराव था। धीरे धीरे शाम ढल गई और जैसे ही 5 बजे का अलार्म बजा,
मैं उछल पड़ा। मैंने झटपट फाइल सेव की और कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने खुशी से चिल्लाया, बाकी काम कल। नियम के हिसाब से छुट्टी का टाइम हो गया। मैं ऑफिस से भागने ही वाला था कि तभी रास्ता रोक लिया गया। माफ कीजिए सर, श्रेया मैडम का हुक्म है कि आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। मैंने केबिन की तरफ मुंह करके चिल्लाया, श्रेया मुझे घर जाना है। अंदर से आवाज आई, वापस आओ और रिपोर्ट ठीक करो। अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो 3 गुना सैलरी मिलेगी। मैंने दुखी मन से फिर से लिफ्ट पकड़ी और ऊपर आ गया। मुझे ओवरटाइम बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। खैर, काम खत्म करके जब हम घर पहुँचे तो काफी रात हो गई थी। वांग माँ ने गर्मा गर्म खाना लगा रखा था। हमने शांति से खाना खाया। मैं गेम खेलने अपने कमरे में चला गया और वो अपने ऑफिस के काम में लग गई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी सहेली माया का मैसेज था, चल बाहर चल के एक ड्रिंक पीते हैं। सुना है आज तू अपने पति देव को ऑफिस ले गई थी, क्या चक्कर है? श्रेया ने रूखा जवाब दिया, नहीं आ सकती, कुछ नहीं हुआ है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तुम दोनों पूरा दिन बिना लड़े एक साथ रह लिए। ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। श्रेया ने तंग आकर लिख दिया, वो सब भूल गया है। 1 घंटे बाद घर की घंटी बजी। माया खुद ही चली आई थी। कहाँ है मेरे जीजा जी? मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आप दोनों के बीच जंग क्यों नहीं छिड़ी। श्रेया ने बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और सोचा, ये लड़की भी ना कितनी बड़ी जासूस है। माया सोफे पर एकदम तनकर बैठ गई। उसकी आंखों में जासूसी वाली चमक थी। श्रेया ने ठंडे अंदाज में कहा, अरे भाई, हम कोई चिड़ियाघर के बंदर नहीं है जो तू यहाँ स्पेशल टिकट कटाकर देखने आई है। माया ने फुसफुसाते हुए पूछा, पर यार ये चियाओ चेन तो उस युवान के लिए जान देने को तैयार रहता था। अचानक इसका मन कैसे बदल गया? कहीं ये फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रहा, तुझे चूना लगा रहा हो? माया श्रेया की पक्की सहेली थी। उसने देखा था कि कैसे पहले चियाओ चेन की वजह से कितनी रातें रोते हुए और पीते हुए गुजारी थी। इसलिए उसे डर था कि कहीं उसकी सहेली फिर से किसी जाल में न फंस जाए। श्रेया की आंखों में एक हल्की सी नमी आई। उसने कहा, वो सच में सब भूल गया है। अरे पिछली बार भी उसने सिर्फ दर्द और याददाश्त जाने का नाटक करके तुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। इस बार शायद एक्टिंग और तगड़ी हो गई हो। श्रेया तू फिर से मत फंस जाना यार। माया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीढ़ियों पर दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। हम दोनों ने ऊपर देखा। मैं अपने घर वाले ढीले ढाले कपड़ों में बाहर आया और रेलिंग के पास खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। मेरी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और अजनबीपन था। माया तुरंत खड़ी हो गई और अपनी फेमस वाली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, नमस्ते जीजा जी, क्या हमारी आवाज से आपकी नींद खराब हो गई? मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और बस सिर हिलाकर बड़ी शालीनता से बोला, नमस्ते। पर मेरी आवाज में वो पुरानी कड़वाहट नहीं बल्कि एक दूरी थी। मैंने मन ही मन अपने टिल्लू को आवाज लगाई, ओए टिल्लू, ये लड़की कौन है अब? टिल्लू ने फौरन जानकारी दी, ये माया है, श्रेया की लंगोटिया यार। ये इकलौती ऐसी है जिससे श्रेया अपने दिल की बात शेयर करती है। मुझे समझ आ गया। मैंने माया की उन ताकझांक वाली नजरों का सामना किया और बोला, मैं बस पानी लेने नीचे आया था, आप लोग अपनी बातें जारी रखिए। मैं किचन में गया और फ्रिज से पानी की 2 बोतलें निकाली। माया तो हैरान रह गई। उसने फुसफुसाकर चियान से कहा, अरे ये तो मुझ पर देखकर मुस्कुराया और नमस्ते भी बोला। पहले तो जब भी मिलता था मुंह फुलाकर बैठा रहता था। भाई ये तो पक्का सब भूल चुका है। ये तो खुशी की बात है, जश्न होना चाहिए। चल आज मेरी तरफ से पार्टी, बाहर चल के 2 पैग लगाते हैं। श्रेया थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है चलो। ओहो, अब तो परमिशन भी ली जा रही है। श्रेया तू क्या फिर से लट्टू हो रही है उस पर? माया ने चुटकी ली। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे कमरे के पास गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से मेरी दबी दबी सी आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा मैं सोफे पर पालथी मारकर बैठा हूँ और फोन पर उंगलियां तेजी से चला रहा हूँ। गेम की जंग जोरों पर थी। फोन की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मैं अपनी ही धुन में मस्त था। चियाओ चेन, मैं माया के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो सकती है। मैंने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना ही कह दिया, हाँ जाओ ना, मैंने कोई तुम्हारी टांग में जंजीर थोड़ी बांध रखी है। ये सुनते ही श्रेया जैसे अपनी जगह पर जम गई। वो लाइन किसी सुई की तरह उसके दिल में चुभी। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस गए। एक कड़वी खामोशी के साथ उसने मुझे देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बार में पहुंचकर चारों तरफ शोर शराबा और म्यूजिक था। श्रेया ने बिना कुछ बोले एक के बाद 1-2 कड़क शॉट मार लिए। माया ने टोका, अरे धीरे पी भाई, हुआ क्या है? अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया? तीसरी ड्रिंक हाथ में लेते ही श्रेया ने उसे एक झटके में गटक लिया। उसने बुझे मन से पूछा, क्या मुझे उसे ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए? माया ने समझाया, अरे तू तो उसे बचा रही है। पहले जब भी उसे ढील दी वो सीधे उस युवान के पास भाग जाता था। हर बार रायता वो फैलाता था और साफ तुझे करना पड़ता था। अब वो सब भूल गया है तो और भी सावधान रहना होगा। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। श्रेया अपनी ड्रिंक को देखते हुए बड़बड़ाई। तभी एक लंबा चौड़ा लड़का हाथ में गिलास लेकर आया और श्रेया के पास खाली कुर्सी पर बैठ गया। अरे 2 सुंदर लड़कियां अकेली पी रही है, क्या मैं साथ दे सकता हूँ? माया ने झिड़क दिया, माफ करना भाई, मेरी सहेली शादीशुदा है। उस लड़के ने हार नहीं मानी। शादीशुदा है तो क्या हुआ, दोस्त तो बढ़ ही सकते हैं। लगता है मैडम का मूड खराब है,
पति से झगड़ा हुआ है क्या? उसने श्रेया की खाली उंगलियों को देखते हुए आग में घी डाला। वैसे भी आपने तो अंगूठी भी नहीं पहनी, इतना सीरियस क्यों होना? क्या पता आपका पति भी कहीं और मजे कर रहा हो। जिंदगी छोटी है, मजे करो। इधर घर पर मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था और अपनी टीम वालों के साथ माइक पर चिल्ला चिल्ला कर मजे ले रहा था। अचानक मुझे एक जोरदार छींक आई। अबे कौन याद कर रहा है मुझे? मैंने नाक रगड़ते हुए सोचा और फिर से गेम में मगन हो गया। उधर बार में श्रेया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़के को ऐसी खूंखार नजरों से देखा कि वो डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। उसने बस एक शब्द कहा, दफा हो जा। माया ने राहत की सांस ली, पर देखा कि श्रेया अपनी सूनी उंगलियों को टकटकी लगाकर देख रही है। चियाओ चेन और मेरी शादी तो शुरू से ही एक समझौता थी। वो पहले भी मुझसे प्यार नहीं करता था और आज भी नहीं करता। ये सच उसे किसी तेज शराब से भी ज्यादा जला रहा था। वो पीती गई, रुकने का नाम नहीं लिया। आखिर में जब वो पूरी तरह टल्ली हो गई तो माया ने अपने ड्राइवर को बुलाकर उसे घर भिजवाया। रात काफी हो चुकी थी। जब श्रेया गाड़ी से उतरी तो ठंडी हवा से उसका सिर थोड़ा चकराया, पर होश थोड़े ठिकाने आए। उसने सहारा लेने से मना कर दिया और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ी। मेरे कमरे के पास आकर वो रुकी, दीवार का सहारा लिया और अपनी ड्रेस थोड़ी ठीक की। फिर एक लंबी सांस लेकर दरवाजा खोला। अंदर से मेरी आवाज आ रही थी। मैं गेम में बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बार वाले उस लड़के की वो कड़वी बात उसके दिमाग में गूंज उठी। उसका शक, उसका गुस्सा और शराब का नशा सब मिलकर एक ज्वालामुखी बन गया। उसने झटके से दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे की नरम रोशनी बाहर आई। मैं बेड पर हेडफोन लगाए गेम खेल रहा था और उस शोर से बुरी तरह डर गया। मैंने सिर उठाकर देखा, श्रेया खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और नशे से एकदम लाल था और उसकी आंखों में जो नफरत और जलन थी, उसे देखकर मेरी सिटी पिटी गुम हो गई। मैंने आज तक श्रेया का ऐसा रूप नहीं देखा था। उसकी आंखों में वो गुस्सा और मायूसी थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वो अपनी वो पुरानी ठंडी और सख्त वाली इमेज पूरी तरह खो चुकी थी और किसी घायल शेरनी की तरह तड़प रही थी। वो कांपते होठों से मुझे घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द गले में ही फंस रहे हों। मैं तो एकदम हक्का बक्का होकर सीधा बैठ गया। वो एक एक कदम बढ़ाकर मेरे पास आने लगी। उसके हाई हील्स की आवाज फर्श पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई कलेजे पर वार कर रहा हो। मुझे तभी समझ आया कि वो क्या सोच रही है। मैंने हंसते हुए अपना मोबाइल उसकी तरफ कर दिया। श्रेया के कदम वही ठिठक गए। उसका नशा जैसे एक झटके में उतर गया और गुस्से की जगह चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे गेम को देखा और फिर मेरी मासूम शक्ल को। उसके चेहरे की वो लाली एकदम गायब हो गई और चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने नरम लहजे में कहा, श्रेया, मैं जानता हूँ तुझे किस बात का डर है। तुझे डर है कि मुझे उस युवान की याद न आ जाए, पर मेरी बात सुन। वो इंसान जो युवान के लिए पागल था, वो मैं नहीं था। वो तो बस एक कठपुतली था जिसे कहानी नचा रही थी। मेरी याददाश्त अभी 20 साल वाली उम्र पर रुकी है और मुझे बस इतना याद है कि हम बचपन के वो जानी दुश्मन हैं जो बात बात पर लड़ते थे। उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। वो रो रही थी पर मान नहीं रही थी। मैं बेड से उतरा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे याद है जब स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर मेरा पैर मुड़ गया था तो तू ही मुझे स्कूल के अस्पताल ले गई थी। तू पूरे रास्ते मुझे डांट रही थी, पर तूने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं गिर न जाऊं। मुझे याद है तू ऊपर से कितनी सख्त बनती थी, पर जब मेरे पास पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी तो तू ही चुपके से मेरी जेब में पैसे ठूंस देती थी। तूने कहा था ना कि दुनिया के सारे मर्द मर जाए तब भी तू मुझे पसंद नहीं करेगी। वो सब झूठ था, मुझे पता है। मैंने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। पिछले 15 दिनों में मैंने सब देख लिया था। वो मुझे सोने की जंजीर से बांध कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि मैं कहीं फिर से खुद को चोट न पहुंचा लूं। उसने मेरे लिए अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स छोड़ दी। मैंने कहा, श्रेया, तू कोई विलेन नहीं है। तू तो इस दुनिया की सबसे भोली लड़की है जो सिर्फ मेरा भला चाहती है। उसने रोते हुए सिर उठाया और पूछा, क्या तू सच में उस युवान के पास वापस नहीं जाएगा? मैंने चिढ़कर कहा, अरे मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? वो औरत जिसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे और तेरे परिवार को नीचा दिखाया, क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं उसके पास जाऊंगा? अब मैं वो पुराना वाला चियाओ चेन नहीं हूँ। अब मैं खुद का मालिक हूँ। मैं ऐसे कचरा लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। टिल्लू मेरे दिमाग में नाचने लगा। वाह उस्ताद, क्या बात कही है। गलत फहमी दूर हो गई। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। पिछले 6 सालों में उस कठपुतली ने तुझे जो दुख दिए, जो तेरी रातें हराम की, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये चियाओ चेन तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देगा। ये सुनते ही वो मेरे गले लग गई और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। 6 साल का दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल रहा था। मुझे समझ आया कि उसकी वो कैद असल में मुझे काबू करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बचाने के लिए थी। अगर वो मेरा साये की तरह साथ नहीं देती तो वो पुराना वाला चियाओ चेन कब का खुद को खत्म कर चुका होता। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अब ये जंजीरें हटा दे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अगर तुझे डर लगता है
तो मैं जहाँ भी जाऊंगा तुझे साथ ले जाऊंगा, ऑफिस में भी साथ, घर पर भी साथ, पूरी लाइफ साथ। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से पूछा, सच्ची मुच्ची? और अब मैं ढंग से काम भी करूंगा। पहले मैं तेरे पैर खींचता था, अब मैं तेरी ढाल बनूंगा। उस रात हम पहली बार बिना किसी दूरी के सोए। वो मेरे सीने से लगकर ऐसी चैन की नींद सोई कि उसे न कोई बुरा सपना आया, न उसकी नींद टूटी। अगली सुबह जब वो जागी तो शर्म के मारे उसके कान लाल हो गए। मैंने मजे लेते हुए कहा, ओहो शे मैडम, कल रात कौन छोटे बच्चे की तरह रो रहा था? उसने मुझे घूरा और शर्माते हुए कहा, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। उठते ही मैंने सबसे पहले बॉडीगार्ड्स को बुलाकर वो सारी जंजीरें हटवा दी। मैंने कहा, अब से मैं इसे अपने प्यार और यकीन से बांध कर रखूंगा, वो सबसे मजबूत कड़ी होगी। आने वाले दिनों में मैंने ऑफिस के काम में जी जान लगा दी। जो बंदा पहले रिपोर्ट तक नहीं देख पाता था, अब वो श्रेया से बिजनेस के दाव पेच सीख रहा था। मैं बस उसका बोझ हल्का करना चाहता था। उधर युवान के कर्मों का फल उसे मिल गया। प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से वो कर्ज में डूब गई। उसके बाप ने, जो सिर्फ कामयाबी का भूखा था, उसे धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया और अपने दूसरे बच्चों को गद्दी पर बिठा दिया। वो बेचारी दाने दाने को मोहताज हो गई और उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। मुझे जब ये पता चला तो बस एक ही ख्याल आया, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन माया फिर से घर आई। उसने हमें सोफे पर एक साथ बैठा देखा। मैं उसके लिए संतरा छील रहा था और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की फाइलें पढ़ रही थी। माया का तो जैसे दही बड़ा ही बन गया। वो बोली, बाप रे चियाओ चेन, तू तो पूरा बदल गया रे। पहले तू युवान युवान करता था, अब तेरी दुनिया ही हमारी श्रेया है। बहुत सही जा रहा है भाई। टिल्लू ने ऐलान किया, बधाई हो पार्टनर, पहला मिशन पूरा। अब दूसरा मिशन, श्रेया की हिफाजत करना। ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, पति पत्नी की ट्यूनिंग वाला बफ। अब तुम दोनों के बीच कभी कोई गलत फहमी नहीं होगी। वक्त गुजरता गया, मेरी सेहत भी अब एकदम चकाचक हो गई थी। मैं अब वो हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा जवान दिख रहा था। हम दोनों का रिश्ता अब बचपन की लड़ाई से बढ़कर अटूट प्यार में बदल चुका था। हमारे साथ आने से कंपनी भी आसमान छूने लगी। जो शेयर होल्डर्स पहले मुझे शक की निगाह से देखते थे, अब वो मेरी मिसाल देते थे। एक संडे को मैं श्रेया को हमारे पुराने कॉलेज ले गया। उन्हीं रास्तों पर चलते हुए मुझे अपना 20 साल वाला वक्त याद आ गया। मैंने अचानक रुककर घुटनों के बल बैठकर अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई हीरे की अंगूठी निकाली। मैंने कहा, श्रेया, 20 साल की उम्र में जब मेरा पैर मुड़ा था तब तूने मेरा हाथ थामा था। आज 26 की उम्र में मैं तेरा हाथ थाम कर पूरी जिंदगी चलना चाहता हूँ। पहली वाली शादी मजबूरी थी, पर आज मैं तुझे अपनी पसंद से अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। मैंने उसे अंगूठी पहनाई और गले लगा लिया। अब हमारी जिंदगी में कोई दुश्मनी नहीं थी, बस मैं था और मेरी प्यारी बीवी। अब हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी मेरे दिमाग में टिल्लू की आवाज गूंजी, बधाई हो पार्टनर, तुम्हारा आखिरी मिशन भी पूरा हुआ। बम्पर प्राइस बुढ़ापे तक का साथ एक्टिवेट हो गया है। दुआ करता हूँ कि तुम्हारी और श्रेया की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर थाम लिया। मेरा दिल सुकून से भर गया था। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं इस कहानी की किताब में फंसा हुआ एक खिलौना हूँ, जिसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और जिसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। पर अब मुझे समझ आ गया है कि अगर इंसान अपने इरादे नेक रखे और सच्चे प्यार की कद्र करना सीख जाए तो वो किस्मत की हर जंजीर को तोड़ सकता है और अपनी जिंदगी वैसी जी सकता है जैसा वो चाहता है। श्रेया ने 6 साल तक अपनी जिद और अपनी हिफाजत से मेरा इंतजार किया ताकि उसे असली वाला चियाओ चेन वापस मिल सके। अब मेरी बारी है कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपनी इस कोमल और प्यारी बीवी के नाम कर दूं। मैं उसकी हर पुरानी तकलीफ और उस इंतजार के हर एक आंसू का बदला अपनी मोहब्बत और साथ से चुकाऊंगा। रात सन्नाटे में डूबी हुई थी। मैंने अपने बगल में सुकून से सो रही श्रेया को देखा और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। सच कहूँ तो श्रेया जैसी लड़की का मेरा हमसफर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी है। अब आगे की पूरी जिंदगी, चाहे रास्ते में दुख की धूप हो या सुख की छाव, चाहे सादगी हो या ठाठ बाट, मेरी हर खुशी की वजह सिर्फ वो होगी। मेरी नजरों के सामने और मेरे दिल के सबसे करीब बस वो ही रहेगी हमेशा। और यही हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।